यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आपसे स्वागत है। अगर आप पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या करंट अफेयर्स या इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक करंट अफेयर्स की क्लास है। करंट अफेयर्स की क्लास नंबर 8 यानी 8th नंबर की क्लास है ये, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस होता है हिंदू को हर 3 से 4 दिन में कवर करते हैं। यानी 3 से 4 दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, उन सभी को इकट्ठा करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए मेंस 2027 के लिए, और इसमें हम फिल्म्स को भी 30% लेके चलते हैं। 30% फिल्म्स के लिए और 70% इसको मेंस के लिए कवर करते हुए चलते हैं। और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पे लिंक के थ्रू। और ये क्लासेस पूरी फ्री हैं आपकी। ये कोर्स सेक्शन में क्या करोगे, आप इसी चैनल में जाओ, कोर्स सेक्शन में आओ, सिर्फ एक सिंगल कोर्स मैंने डाला हुआ है ये करंट अफेयर्स का ही, उसको आप जाके देख सकते हो कंप्लीट। और मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा इसका कंप्लीट 2027 का। हो सकता है इसके बाद यानी यूपीएससी मेंस 2027 के होने के बाद ये प्रोग्राम पेड हो जाए। ठीक है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। ठीक है, तो जब तक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है आप इन क्लासेस का फायदा या लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है। फर्स्ट न्यूज़, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। महिलाओं की आय और स्वास्थ्य के बीच में संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आप 2026 की अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो उसमें कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ 2027 कि ये वो वाला पॉइंट है कि आपका अगर 2026 में यूज नहीं हुआ तो गारंटी है 2027 में ये यूज होगा ही। और कैसे यूज होगा वो मैं आपको 7 क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ काफ़ी बार। इसके नोट्स कैसे बनाना है, इसकी क्लास ही आपको आज ही मिल जाएगी। ठीक है, इनके नोट्स कैसे बनाना है, यानी इन नोट्स के भी कैसे नोट्स बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स, क्योंकि देखो इनको इकट्ठा करते जाओगे क्योंकि हर 3 से 4 दिन की भी क्लास में लेता हूँ तो उसमें 12 से 15 पेज की पीडीएफ हो जाती है। तो वो बहुत बड़ी पीडीएफ हो जाएगी। इतनी बड़ी पीडीएफ नहीं है, लेकिन आप अपने हाथों से लिखोगे, 3 बार पढ़ोगे, इंपोर्टेंट चीज़ें निकालोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो नोट्स बनाने में भी फायदा है कि आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है। सबसे पहले इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए ये शोध पत्र किसका है, यानी ये रिसर्च किसने की है, वो निकाली है ऑक्सफोर्ड ओपन इकोनॉमिक्स जर्नल। ठीक है, जर्नल ना चाहिए जनरल, जर्नल। ठीक है, तो आपको इसका नाम लिखना है। अगर महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आए और आपको लगे कि ये पॉइंट में डाल सकता हूँ तो आप इसका नाम लिखोगे। एग्जाम्पल के लिए इस रिकॉर्ड में कहा गया है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें बताई उन्होंने कि महिलाओं की अगर जो इनकम है और स्वास्थ्य के बीच में हमको क्या संबंध देखने को मिलता है। 2 कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। पहला है महिलाओं की श्रम भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि है कहाँ पे, भारत में। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि गैर संचारी बीमारियों यानी एनसीडी का बढ़ता हुआ। गैर संचारी बीमारी क्या होती है, जो कि टच करने से या उससे फैलती नहीं है। ठीक है, जैसे जुकाम है ये चीज़ें फैल जाती है, टीबी है ये चीज़ें फैल जाती हैं। ठीक है, तो उससे जैसे कि शुगर वाले पर्सन के साथ आप बैठो, खाना खाओ, आपको शुगर नहीं होगी। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मोटापा, किसी मोटे इंसान के साथ आप बैठो तो हो सकता है कि आपको मोटापा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा हो सकता है कि मोटापा के इंसान का आप खान पान देख के उसकी कॉपी करो तो आपको मोटापा हो सकता है। ठीक, और मानसिक बीमारियां ये गैर संचारी बीमारियों में आती है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ओपन इकोनॉमिक्स जर्नल ने क्या बोला है कि महिलाओं से जो बढ़ती आय है, अगर उनकी आय बढ़ती है तो उनका जो स्वास्थ्य है, पारिवारिक स्वास्थ्य के बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। ये गहरा संबंध क्या है और आपके लिए इंपोर्टेंट कैसे, अगर निबंध आ गया ना और मुझको लिखना पड़ा तो मैं तो लिखूंगा इसको। ठीक है, मैं पक्का बोल रहा हूँ। आपको लिखना हो तो वो आपकी मर्जी है। 2 समानांतर परिवर्तन देखे गए इन्होंने कि महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि हुई है। फर्स्ट कारण क्या हुआ है, औपचारिक रोजगार बढ़ा है, यानी ऑफिशियल वे में अब हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। छोटी छोटी कंपनीज भी होती हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे देखो ये चैनल चल रहा है, इस चैनल को भी शुरुआत करने से पहले मुझे रजिस्ट्रेशन यानी एक ऑथेंटिकेशन करना पड़ा था यूट्यूब के साथ ही। अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाता है जिसने बनाया होगा उसको ये नॉलेज होगी कि वो फेस ऑथेंटिकेशन करता है, आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करता है, जैसे कि अथॉरिटी बनी रहती है कि कौन पर्सन है, कहाँ सा है, कैसे है। और सरकारी प्रयास, डिजिटल भुगतान जैसे सरकारी प्रयास जैसे महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ रही है। श्रम भागीदारी देखो 2 चीज़ों में बढ़ सकती है। 2 क्षेत्र होते हैं श्रम कार्य बल के, ये होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, जिसको ही हम संगठित या असंगठित बोलते हैं। ठीक है, असंगठित यानी जो रजिस्टर्ड नहीं होता, जैसे ठेले वाले होते हैं या पानी पूरी का ठेला लगाए हुए हैं, ये छोटे मोटे मजदूर हैं, डेली बेसिस पर काम कर रही है चीज़ें। और एक औपचारिक रोजगार क्या होता है, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, पीएफ कट रहा है, आपको पेंशन मिलेगी, इसके बाद या पेंशन नहीं भी मिलेगी तो आपको हर चीज़ की सुविधा दी जा रही है। ये हो गया औपचारिक, ये हो गया अनौपचारिक। ठीक है, तो आप अपने आसपास जितनी भी सारी जॉब्स देख रहे हो उसमें 70% या 80% आप जॉब्स देखते होगे तो वो देखते होंगे आप अनौपचारिक। जैसे मेरी खुद की दुकान है किराना स्टोर, वो क्या है, अनौपचारिक है, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है। अब मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जो मैंने बात की, बल्कि पुराने बीमारियों से अधिकांश मौतों का कारण बन रही है, दवा बढ़ा रही है। ठीक है,
अब सेकंड चलते हैं, शोध का मुख्य निष्कर्ष क्या है इसका। इन्होंने बताया है कि अलग अलग माना जाता था, इन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केवल अस्पतालों से नहीं बनता। देखो एक चीज़ समझो, ये इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए और आपके मेंस प्रिपरेशन के लिए। दो चीज़ों पर हम काम करते हैं, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। एक होता है कि हेल्थ के लिए हम उसको, जैसे अगर कोई बीमारी हो जाती है, मुझको बुखार आ जाता है, मुझे फीवर आ जाता है, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो मुझे एक अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, और अगर इंश्योरेंस हो तो मेरा खर्चा उठ जाएगा वहाँ से और अधिक खर्च करना पड़ेगा, तो मैं अपनी बीमारी को सही कर सकता हूँ। सेकंड मेरा तरीका हो सकता है कि मैं अपनी जीवन शैली को इस तरीके से जारी रखूं कि मुझे बुखार आने की या फीवर आने की संभावना न्यूनतम से न्यूनतम या शून्य हो जाए। ठीक है, इसी तरह से यही जो बीमारी मैंने फीवर का नाम लिया है, इसी को आप मोटापा बोल सकते हो, शुगर बोल सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इन चीज़ों में बेहतर पोषण। तो दो तरीके से आपको हेल्थ पर ध्यान रखना होता है और दो तरीके से हम कोई भी पर्सन ध्यान रखता है। एक तो पहले से हम तैयार रहते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं, प्रिवेंशन रिटेंशन, जिसने लास्ट क्लासेस कुछ ली होंगी उसको पता होगा। ठीक है, तो स्वस्थ जीवन शैली अपना लो, समय पर रोकथाम, यानी रोकथाम कर लो या उसका उपचार कर लो। यहाँ पे दो वर्ड है, रोकथाम और उपचार। उपचार जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम रोकथाम करें, पहले से ही तैयार रहें कि हमको बीमारी आ ही नहीं, अगर आ जाए तो हमको अधिक अस्पताल चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए। ठीक है, आयुष्मान भारत का उल्लेख किया गया कि जो आयुष्मान कार्ड बनता है आपका, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, उससे करोड़ों या लोगों को या लाखों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है यहाँ पर पॉइंट। लेकिन अभी सर उस पॉइंट पे नहीं आया कि इन दोनों में महिलाओं की आय में उनके संबंध क्या था। सिंपल सा एक संबंध देखने को मिला था, अभी इसमें पढ़ेंगे हम। इसका सिंपल संबंध था कि जैसे जैसे महिलाओं की आय बढ़ती है ना, तो उनका ये वाला जो खर्च है कि अस्पताल जाना, डॉक्टर्स के पास जाना, अधिक बीमा और अधिक खर्च, ये खर्च उनका हेल्थ सेक्टर पर खर्च उनका कम हुआ है। इसका एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन है, लेकिन जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमको पॉजिटिव साइन दिखता है, साइन यानी संकेत दिखता है। संकेत पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है? नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव होता है कि लोगों के पास पैसा कम खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ पर। ये तो सिंपल है जो आपको लग रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव पता है क्या है? वो इस हेल्थ पे खर्च नहीं कर रहे हैं, जब बल्कि वो इस पर यानी रोकथाम पर उपाय कर रहे हैं। वो अपने बच्चों को फ्रूट्स खिलाते हैं, खुद फ्रूट्स खा रहे हैं, जीवन शैली में एक्सरसाइज वगैरह जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है। उनकी इनकम से वो परिवार का अच्छी तरीके से देखभाल कर पा रही हैं महिलाएं। तो ये रिपोर्ट निकाली है किसने? और आप लिखोगे कि जब जब महिलाओं को मौका मिला रोजगार में जाने का, तो उसका सीधा संबंध सिर्फ पैसे से नहीं है, उसका सीधा संबंध है सामाजिक से, राजनीतिक से, आर्थिक से और स्वास्थ्य से भी। स्वास्थ्य से कैसे? उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। कैसे? हेल्थ पर खर्च, जो बीमारियां हो जाती हैं हमको, उस हेल्थ पर खर्च हमारा कम हो जाता है, जबकि हम रोकथाम पर महिलाएं ज़्यादा खर्च करती हैं। अब ईपीएफ सुधार हुआ है, औपचारिक क्षेत्र में नई। अब देखो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी कैसे है और हुआ क्या है, उसको हम अभी देखेंगे। पीएफ अंशदान तो 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है पहले 3 वर्षों के लिए। जो पीएफ पहले 12% पेट होता था महीने का, उसको सिर्फ 8% कर दिया गया है। महिलाओं का सकल वेतन नहीं बदला, वेतन तो नहीं है, लेकिन हाथ में मिलने वाली आय बढ़ गई। जैसे पहले किसी महिला की सैलरी थी 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये मान लो, उसमें से मान लो कितना आपका 12% इसमें पीएफ कट करते थे हर महीने, तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी? मान लो 1 लाख रुपए है तो उनको मिलेगी कम से कम 88,000। ठीक है, और उसको 8% कर दिया गया, यानी अब सिर्फ 8% कट होगी, तो उसको उनको मिलेंगे 92,000 1 लाख पर। इसी तरह आप 10,000 रुपये भी जोड़ सकते हो, जैसे 8800 मिलेंगे या फिर 9200 मिलने लगे। अब तो यानी उनमें हाथ में मिलने वाली आय है वो ज़्यादा हो गई। अब हाथ में मिलने वाली आय जैसी ही हुई तो डेटा में क्या देखा? डेटा में देखा कि महिलाओं की आय बढ़ रही है। ठीक है, इससे समझा गया कि अतिरिक्त आय मिलने पर महिला खर्च का स्वरूप कैसे बदलती हैं। जो खर्च वो कहाँ कर रही थी? अन्य चीज़ों पे कर रही थी। जो एक्स्ट्रा पैसा उन पे आया तो उन्होंने खर्च करना कहाँ शुरू किया? उन्होंने खर्च करना शुरू किया अपनी फैमिली की हेल्थ पर और खुद की हेल्थ पर। हेल्थ पर कैसे? बीमारियों पर नहीं, रोकथाम पर। परिवारों के खर्च में बदलाव। राष्ट्रीय स्तर के हाउस होल्ड पैनल डेटा की विश्लेषण पाया गया कि जिस महिला प्रधान परिवारों को उस नीति का नाम मिला, उनका कुल स्वास्थ्य व्यय एक्सपेंडिचर, हेल्थ एक्सपेंडिचर 11.6% घट गया है। ये डेटा आपको याद करना है, याद रखना। इसका मतलब इस रिपोर्ट ने जो बोला उसको तो याद रखना ही है, रट लेना इन चीज़ों को। मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बोलता कि रट लेना, कुछ ही चीज़ों के बारे में बोलता तो उनको रटना ही है। दवाइयों पर खर्च कम हुआ है, डॉक्टर की फीस कम हुई है, न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान दिया, शारीरिक फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया है महिलाओं ने। मेडिकल रिकॉर्ड से पुष्टि क्या होती है कि भारत के बड़े जो आई हॉस्पिटल्स थे यानी नेत्र अस्पताल थे नेटवर्क के, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया
अतिरिक्त आय प्राप्त करने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य व्यय कम रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जो वापस आते हैं अपन। ठीक है, साइड इफेक्ट यहाँ पे आ गया था कि महिलाओं का स्वास्थ्य व्यय कम रहा है, यानी इन्होंने इन चीज़ों पे कम खर्च किया। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझा दी कैसे महिलाओं की इनकम है वो डाइट, न्यूट्रिशन से और जो हेल्थ एक्सपेंडिचर से उससे किस तरह रिलेटेड है। ठीक है, तो शोध पत्र आपको एग्जाम्पल में आपके वैलिड पॉइंट जो आप दोगे यानी प्रूफ दोगे, तो प्रूफ के लिए आपको ये पॉइंट या ये रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना है। बाकी बेसिक डाटा मैंने आपको एक डेटा बताया किसका, आपको ये वाला डेटा। ठीक है, और एक और डेटा बताया था मैंने आपको ये वाला 11.6 घट गया। ठीक है, बाकी यही चीज़ें हैं समझाने की, बस जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। स्वास्थ्य संबंधी नया निष्कर्ष क्या निकला है, महिला स्वास्थ्य को दीर्घकालिक दृष्टि से देखती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बीमारी होने की प्रतीक्षा करने के बजाय वे पहले ही स्वास्थ्य जोखिम कम करने वाले उपायों पर निवेश करती है, जो मैं आपको अभी बताया। भारत के लिए इसका महत्व क्या है, जनसांख्यिकी लाभांश केवल महिलाओं को रोजगार देने से नहीं मिलेगा। जो भारत के लिए इसका महत्व है, जरूरी है कि उनकी बढ़ती आय स्वस्थ परिवारों में भी परिवर्तित हो, जो कि हो रही है। अब इससे हमको पता लगता है कि महिलाओं की भूमिका अगर बढ़ती है तो कैसे जीडीपी में वृद्धि होती है, 1 से लेकर 2% तक एक्स्ट्रा वृद्धि। एग्जाम्पल के लिए ऐसा अगर आप ना समझ पाए हो, इसका डेटा मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, इसका मतलब जैसे डेटा तो 1-2% ही इसका, मुझे प्रूफ याद नहीं है अभी। ठीक है, प्रूफ मैं किसी क्लास में आपको बता ही दूंगा। मैं आपको हर क्लास में अपडेट करता जा रहा हूँ, तो अगली क्लास में आप अपडेट हो जाओगे। उसमें लिखा हुआ था डेटा में कि अगर महिलाओं को हम जोड़ते हैं, मान लो हमने कुछ पुरुषों को अगर हमने रोजगार दिया तो उससे जितनी जीडीपी बढ़ेगी, और उतनी ही हमने महिलाओं को रोजगार दिया तो उससे 1% से ज़्यादा जीडीपी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डेटा है, मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, बाकी आप लिख भी सकते हो। स्वास्थ्य व्यय हमेशा स्वास्थ्य का संकेत, सही संकेत नहीं है, यानी स्पेंडिंग इनटू हेल्थ, हमेशा स्पेंडिंग जो मैंने बताया ना, एक पॉजिटिव साइन होता है एक नेगेटिव साइन होता है, वो यही चीज बता रहा है। निगरानी एवं जवाबदेही सेम एज इट इज, और लेख का निष्कर्ष क्या है, जो मैंने आपको समझाया वही इसका निष्कर्ष है। अब है गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुनिश्चित करना और नियोक्ता एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी। हाल ही में एक घटना आई है, 1 जुलाई को एक कंपनी है कैब जेमिनी ने बेंगलुरु स्थित ऑन कैंपस डे केयर केंद्र, ऑन कैंपस डे केयर केंद्र क्या होता है, जैसे मान लो कोई बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, कोई भी कंपनी से आईटी रिलेटेड हो या किसी और चीज़ों से संबंधित, जैसे फार्मेसी वगैरह रिलेटेड भी हो, जैसे मेडिकल वगैरह की, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो काम करने वाले जो पर्सन हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, कुछ सिंगल मदर होती हैं, कुछ सिंगल फादर होते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे साथ में आते हैं क्योंकि घर पर कोई संभालने वाला नहीं होता, तो उनके लिए एक डे केयर बनाया जाता है, यानी उन्हीं के लिए एक अलग हॉल बनाया जाता है, एक अलग कैंपस टाइप का बनाया जाता है। जब तक उनके जो माता पिता हैं, जो माताएं हैं, वो काम करती हैं, तब तक उनके बच्चों को संभालने के लिए पर्सन्स होते हैं, उनके लिए सुख सुविधाएं बनाई जाती हैं, यानी फैसिलिटी दी जाती है। तो हुआ क्या, एक बाल यौन शोषण का मामला आया कि बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है। उस घटना के सामने के आने बाद उस डे केयर कैंपस को बंद कर दिया गया। यह घटना भारत की बाल देखभाल प्रणाली में मौजूदा विद्यमान गुणवत्ता और जवाबदेही की गंभीर कमियों को उजागर करती है। ठीक है, घटना बहुत संवेदनहीनता को दिखाती है। ठीक है, बाकी आप इसकी ये यहाँ से देखो, अब आपको इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना है एग्जाम में। देखो, करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स की तरह ले लेना, बाकी हम तो एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे उसी तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना पड़ेगा। तो व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देती है। घटना क्या हुई, जो घटना मैंने आपको बताई, अब यहाँ से जो पॉइंट निकल के आते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, आप एग्जाम के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो है बच्चों को सुरक्षित पोषण युक्त एवं विकासोन्मुख वातावरण प्रदान करती है। चाइल्ड केयर का काम क्या होता है, महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने में सहायता करती है, यानी महिलाएं डिस्टर्ब ना हो बच्चों की वजह से या कम टाइम ना दे पाए अपने कार्य को। देखभाल को अदृश्य श्रम से औपचारिक पेशे यानी फॉर्मल प्रोफेशन में, जैसे देखो कंपनी है, कंपनी में काम करने वाले पर्सन, उनके बच्चे हैं, उनको पालने के लिए भी कुछ जो हमने लोगों को लगाया होगा, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की होगी, उसमें कुछ लोग शामिल होंगे, कुछ कर्मचारी शामिल होंगे, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष शामिल होंगे, उनको भी तो जॉब्स प्रोवाइड हुई हैं, तो यहाँ से जॉब भी बन रही हैं। और जो अनऑफिशियल काम का घर पर कोई महिला अपने बच्चों की देखभाल करती है, तो अनऑफिशियल या असंगठित क्षेत्र में ही आएगा, तो उसमें उसको केयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, अगर आपको नॉलेज हो, अगर अपनी इकोनॉमी को पढ़ाओ अच्छे से तो। लेकिन उसको हमको सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन इनको सैलरी भी मिलेगी। तो इसको क्या हुआ है, जो चाइल्ड केयर है उसका महत्व क्यों है कि ये फॉर्मल प्रोफेशन में
चेंज कर देती है जो बच्चों की देखभाल को। ठीक है, गुणवत्ता प्रशिक्षण और न्याय संगत वेतन की मानक स्थापित करती है इनके लिए, उनके माता पिता के लिए भी और जो उनके बच्चों को देखभाल कर रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे एक हटके पर्सपेक्टिव है, वो क्या है, चाइल्ड केयर कितनी इम्पोर्टेंट है इसका पता आपको इस डेटा से पता लगेगा। इस डेटा को आपको याद रखना है। लगभग 8.6 मिलियन यानी 86 लाख बच्चों को 3 वर्ष की आयु से पहले गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर उपलब्ध नहीं है, चाहे वो डायरेक्टली माता पिता के थ्रू हो या इनडायरेक्टली कहीं पर वो डे केयर ऑफिस वगैरह में या कैंपस में वो बच्चों को ले जाते हों, स्कूल जाते हों। अब तो प्री स्कूल होते हैं, नर्सरी होती है, LKG UKG होते हैं, उसमें छोटे से बच्चों को भेज देते हैं, 2-2 साल के बच्चे जाते हैं तभी भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, 86 लाख बच्चे, आपको ये डेटा लिखना है कि भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। 86 लाख बच्चों को 3 वर्ष की आयु से पहले गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर उपलब्ध नहीं है, ये डेटा रट लेना। ठीक है, जबकि लगभग 85% मस्तिष्क विकास इसी आयु तक हो जाता है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप निबंध में लिख सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब 3 साल तक का बच्चा हो जाता है ना, आपको लगता होगा उसको कुछ नहीं आता, उसको उतना ही आता है जितना कि आपको आता है। ठीक है, उस चीज़ के बारे में अंतर किस चीज़ का होता है, अंतर होता है एक्सपीरियंस का। ठीक है, वो उसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग के साथ होता है 85% तक। और मैं अगर बात करूँ तो 5 साल तक का बच्चा इतना डेवलप हो जाता है, उसका माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि वो उतनी क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है कि जितनी क्रिटिकल थिंकिंग एक 40 साल का और 50 साल का व्यक्ति या 25 साल का पर्सन कर सकता है। कमी होती है एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस कैसे, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जिसका हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं होती, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते, हमको पर्सपेक्टिव नहीं पता। जैसे फेमिनिज्म, किसी 5 साल के बच्चे से पूछोगे फेमिनिज्म क्या है तो वो नहीं बता सकता, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं, उसने कभी पढ़ा नहीं है। अगर आप उसको सिखा दोगे ना तो उतनी ही क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है जितनी कि आप कर सकते हो। तो समझ जाओ कि 85% जो मस्तिष्क विकास हो रहा है वो 3 साल तक हो रहा है। अगर उनको गुणवत्तापूर्ण चाइल्ड केयर नहीं मिलेगी तो बच्चों के साथ ये गलत है। महिला श्रम बल भागीदारी अभी भी कम है, विशेषकर शहरी भारत में जहाँ महिलाएं रोजगार और देखभाल की दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं। श्रम बल भागीदारी अभी भी कम है महिलाओं की शहरी भारत में। शहरी भारत की बात क्यों की, ये जो शहरों में ले रहने वाली महिलाएं हैं वो 2 तरीके से काम करती हैं। एक तो वो बच्चों को पाल रही हैं घर में, उनका पालन पोषण उनकी देखभाल कर रही हैं, और सेकंड वो रोजगार यानी जॉब्स कर रही हैं। उनके लिए डबल क्या है, उन पर प्रेशर है, डबल दोहरा दबाव है उनके ऊपर। ठीक है, दोहरी जिम्मेदारी, दबाव तो नहीं बोलेंगे, जिम्मेदारी बोलेंगे, क्योंकि ठीक है वो जिम्मेदारी या कर्तव्य के रूप में निभाती हैं, लेकिन दबाव तो होता है। 4th पॉइंट है आपका पर्सपेक्टिव, चाइल्ड केयर की कमी क्या है, सामाजिक समस्या है, उत्पादकता और प्रतिकूल प्रभाव डालती है। और ये उत्पादकता किसकी है, माता पिता की भी और आने वाले समय में उन बच्चों की भी रहेगी, क्योंकि उनको गुणवत्तापूर्ण क्या नहीं मिली है, चाइल्ड केयर नहीं मिली है, उनको सिखाया नहीं गया, उनको अच्छा खाना नहीं दिया गया, उनमें स्टंटिंग होती है, वास्टिंग होती है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को पहले ही, उनमें कैसे मोटापा पड़ता है, उनमें कैसे कुपोषण बढ़ रहा है। जैसे अन्य देशों को उदाहरण अगर हम लें तो सिंगापुर ने प्री स्कूल क्षमता का विस्तार किया है। प्री स्कूल जैसे हमारे यहाँ प्ले स्कूल होते हैं वैसे सब्सिडी प्राप्त केंद्र विकसित किए गए, यानी सेंटर उनको सब्सिडी देगी बच्चों को पालने के लिए। सुरक्षा व वेतन मानकों को मजबूत किया गया, जैसे हमारे यहाँ आंगनबाड़ी होती है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसे काम करना चाहिए था। उद्देश्य महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना और राष्ट्रीय उत्पादकता को मजबूत करना। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी क्यों बढ़ाना है, इसका कारण या इसका डेटा मैं आपको बता चुका हूँ। सब्सिडी क्यों मिलती है वो मैं आपको कारण बता चुका हूँ। प्री स्कूल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ें भारत में उपलब्ध कानूनी ढांचा है वो क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 तथा उससे संबंधित क्रेच गाइडलाइंस। क्रेचों के लिए क्या है, स्टॉकिंग, निगरानी, सुरक्षा, प्रशिक्षण के मानक निर्धारित करते हैं, हालांकि इनका प्रभावी कार्यान्वयन अभी भी आवश्यक है, यानी क्रियान्वयन इनका या एग्जीक्यूशन वो अच्छे से नहीं होता है। बाकी जो चीज़ मैं आपको बताना था वो आपको बता दिया है। अब विश्व बैंक का मत क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, वो चीज़ें बस लिखी गई हैं, आपको अक्सर पढ़ लेना। जो चीज़ मैं बता चुका हूँ बार बार, चाइल्ड इसी क्लास में चाइल्ड केयर को आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना माना जाना चाहिए, ये पॉइंट आपको लिखना ही है। क्वेश्चन अगर आया किससे, बच्चों से संबंधित, चाइल्ड केयर से संबंधित क्वेश्चन आया, अगर बाल पोषण से संबंधित आया, ठीक है, चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड आया, माता पिता से आया, बच्चों से संबंधित आया, कुपोषण से आया, तो आप इसको लिखोगे कि चाइल्ड केयर को आवश्यक सार्वजनिक संरचना या इसेंशियल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कीवर्ड का अगर आप यूज नहीं कर रहे हो इतना न्यूज़पेपर या क्लास देखने के बाद, तो ये क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। इससे ट्रिपल डिविडेंड प्राप्त होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड।
जनसांख्यिकी लाभांश। उसी तरीके से क्या ट्रिपल डिविडेंड है, यानी बच्चों का विकास होगा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, और जैसे ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी आर्थिक विकास बढ़ेगा। यानी 3 फायदे होंगे हमको एक काम करने से। ठीक है। पेशेवरकरण का फायदा क्या होता है? बाल विकास होता है, पोषण होता है, स्वच्छता, व्यवहार, प्राथमिक उपचार, आपातकालीन तैयारी, ये चीजें। ठीक है, ये चीजें हैं। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, आर्टिकल 226 यानी 226, आर्टिकल 32 आप समझ गए होंगे किससे, उपचार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से, और हाई कोर्ट से उपचार का अधिकार है हमारे किस संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित। कॉन्टेक्स्ट निकल के आता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक केस है, बहुत पुराना केस है, उसको 226 के तहत रिट याचिका दायर हुई थी, उसमें अपना आंकड़ा दिया है। केस क्या था? 2005 में एक महिला ने अपने पति पर नाबालिग बेटी की यौन शोषण का आरोप लगाया था। केस इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपके कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि आपको पता हो कि ये किससे संबंधित है। आरोप लगाया था, तो न्यूज चैनल वाले तो टीआरपी के इतने भूखे हैं कि 2 पौड़ी के काम वो करने लगते हैं, जो वो टीचर से बोलते हैं वो खुद काम वो वही वाले करते हैं। ठीक है, तो वही वाली न्यूज आ गई जिन्होंने बोला था। आज तक टीवी के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया कितने, उन महिला ने जो उनकी मदर थी, जिन्होंने अपने पति पर आरोप लगाया था अपनी बच्ची को लेकर। इसके बावजूद चैनल ने उनके घर के दृश्य तथा पति के नाम प्रसारित कर दिया, उनसे बिना परमिशन के। उन्होंने मना किया था कि हमारी घर की रिकॉर्डिंग मत करो, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं बात नहीं करूंगी। तब भी न्यूज चैनल वालों ने क्या किया, उनके पति के नाम प्रसारित कर दिया, उनका घर के दृश्य बता दिए, पूरा रिकॉर्डिंग वगैरह। इसके बाद महिला पहुंच गई दिल्ली हाईकोर्ट। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला? दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंपल चीज बोली, जो मैं आपको शब्दों में समझा दूं कि एक एक लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको टाइम लग जाएगा। उन्होंने बोला है कि मीडिया अगर उसको 4th पिलर अगर आप बोल रहे हो किसका का डेमोक्रेसी का, तो जब वो काम करती है केसेस पर, वो भी एक राज्य की तरह काम करती है। राज्य यानी, क्योंकि हमको राज्य के विरुद्ध क्या मिले हैं, संवैधानिक अधिकार, कि निजी मीडिया संस्था के विरुद्ध याचिका की गई। हाईकोर्ट ने माना कि मीडिया संस्थान भी पब्लिक फंक्शंस कार्य करते हैं, पब्लिक फंक्शंस यानी सार्वजनिक कार्य करते हैं। अगर जंतर मंतर पर आपका क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको जो कवर करें न्यूज वाले, तो क्या वो पब्लिक फंक्शन का काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, पब्लिक बैठी है, पब्लिक के साथ में काम कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक को कुछ गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पब्लिक फंक्शन का काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ परिस्थितियों में उन पर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन या क्षैतिज अनुप्रयोग के आधार पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु रिट याचिका दायर की जा सकती है। मीडिया ये नहीं बोल सकती कि हमको तो अधिकार है पूछना, हमारा जानना या जानने का अधिकार। आर्टिकल 19 के तहत उनको अधिकार ये नहीं है कि वो दूसरों के मौलिक अधिकारों का क्या उल्लंघन करें। वो बोलेंगे हम तो राज्य है नहीं, राज्यों के विरुद्ध अधिकार है ये तो नहीं। उन्होंने बोला है कि ये भी पब्लिक फंक्शन की तरह कार्य करती है मीडिया, तो इनके ऊपर भी केस किया जा सकता है। पब्लिक फंक्शन का आधार क्या है? समाचारों का प्रसार, जनमत, पब्लिक ओपिनियन का निर्माण और समाज को सूचित करना, ये क्या पब्लिक फंक्शन का कार्य होता है। और क्षैतिज अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? क्षैतिज अनुप्रयोग यानी न्यायालय ने हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन के सिद्धांत को लागू किया है। सामान्यतः क्या होता है, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। स्टेट मेरे साथ कुछ गलत करता है, अगर वो मेरा मकान छीनता है, मैं मेरे घर के आसपास पॉल्यूशन होता है, मैं किसके खिलाफ जाऊंगा कि मुझे अधिकार है? किसके खिलाफ? क्योंकि राज्य काम करता है पॉल्यूशन के खिलाफ। सफाई कौन देखता है? राज्य देखता है, क्योंकि मैं टैक्स देता हूँ। तो वैसे तो राज्य के खिलाफ है, लेकिन 2 तरीके होते हैं। राज्य ऊपर है, हम ये जनता है, कुछ भी आप सोच के रख लो। ये है वर्टिकल, जो मेरे को क्या है, अधिकार है। एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल किसके? पर्सन टू पर्सन, कि आप किसी पर्सन पर कोई अपराध टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अस्पृश्यता का जो आर्टिकल है उसमें क्या सिंपल सा क्या बताया गया, आप किसी से उस पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। वो भी आपका आर्टिकल 70 में आता है, यानी अस्पृश्यता का अंतर आ जाता है। तो निजी संस्थाओं के खिलाफ भी ये किया सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय का उल्लेख किया गया है इसमें। ठीक है, निजता के संबंध निर्णय, प्राइवेसी, आर्टिकल 21 बढ़ावा दिया गया है। ये मेंस के लिए इंपोर्टेंट है। अगर आर्टिकल 21 से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, राइट टू प्राइवेसी से क्वेश्चन आ जाए और ये मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस केस का आप क्या करोगे, उसमें कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो पॉइंट वाइज। ठीक है, बाकी जो पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दे दिए, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएंगे। जो समझा तो मैं समझाते जा रहा हूँ। धन से इथेनॉल नीति से बढ़ता हुआ आर्थिक और पर्यावरणीय दबाव। 3 न्यूज है मेरे पास इस टाइम पे इथेनॉल का। ये नहीं मैंने जानबूझकर किया, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। पता है बहुत सारे पर्सपेक्टिव ऐसे कि इथेनॉल द्वारा आप सुन रहे हो वो झूठे हैं, भ्रामक हैं।
सरकार के खिलाफ जानबूझ के कैंपेनिंग की जाती है जो अपोजिशन द्वारा की जाती है, लेकिन एज इट इज नुकसान हो रहा है उसके भी कुछ वैलिड पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, रियलिटी में ऐसा ना सोचना मैं सरकार के समर्थन में नहीं, जरूरत पड़ेगी मैं विरोध में उतर जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे है प्रॉब्लम है इथेनॉल में, प्रॉब्लम क्या है लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप कुछ भी नहीं ले सकते कि आप ये गन्ने का जूस डाल रहे हो अपने किसमें गाड़ी की टंकी में, नहीं बोल सकते। आपको एज इट इज जानना चाहिए। आप एक इंटेलिजेंट एस्पिरेंट की तरह बात करोगे, ना कि एक नुक्कड़ या सड़क पे चलते हुए पर्सन की तरह, ठीक है। भारतवर्ष इंडिया में क्या है, धान से इथेनॉल वाला एडिटोरियल को देखते हैं 2025-26 में 154 मिलियन मीट्रिक टन MMT का फुल फॉर्म समझ लो, मिलियन मीट्रिक टन चावल उत्पादन के साथ चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन चुका है भारत। आप सभी को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 में आपको शायद देखने को मिला होगा। अब इंडिया आगे है, प्लेन्स में भी पॉइंट आ सकता है, तो प्लेन्स के लिए याद रखना इंडिया सबसे बड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी है। बड़ी मात्रा में चावल का उपयोग सार्वजनिक वितरण PDS में, जो आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है, PDS और इथेनॉल उत्पादन के लिए किया जा रहा है। किसका? आपके धान का यूज, ठीक है। लेखक के अनुसार वर्तमान राइस टू इथेनॉल पॉलिसी आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टियों से नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, ये कुछ वैसे नहीं बोलते उठ के। भारत में चावल उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप GST में अलग से क्वेश्चन लिखोगे, इथेनॉल को भूल जाओ, GST में क्वेश्चन लिखोगे आपका खाद्य प्रसंस्करण, आपकी खाद्य सुरक्षा, PDS, खाद्य अवसंरचना, फूड प्रोसेसिंग, तो उसमें आपका ये डेटा काम आएगा कि उत्पादन 2025-26 में 154 MMT है, निर्यात हम 4.5 यानी 24.5 यानी 24.5 मिलियन मीट्रिक टन का कर रहे हैं। वैश्विक चावल व्यापार का हम लगभग 40% यूज करते हैं। भारत का निर्यात कहाँ? वियतनाम, थाईलैंड, पाकिस्तान, कंबोडिया जितना निर्यात करते हैं ना, उससे भी ज्यादा है इंडिया का एक्सपोर्ट चावल का। NFSA के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क खाद्यान्न, जिसमें से लगभग 2/3 चावल होता है, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, चावल प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे अब आपके पास बफर स्टॉक कितना? बफर स्टॉक आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 1 अप्रैल तक जितना बफर हमारे पास होना चाहिए था चावल का, उससे 5 गुना चावल का भंडार हमारे पास है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अतिरिक्त भंडारण की लागत है वो 10,712 करोड़ है। अतिरिक्त तथा टूटे हुए क्षतिग्रस्त चावल को इथेनॉल उत्पादन हेतु दिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 26 में लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर FCI की आर्थिक लागत लगभग 44 पर kg लागत आती है किसकी? FCI की। FCI कैसे आएगी? जो PDS के लिए MSP की तहत खरीदती है प्रोक्योरमेंट में, उसको रिजर्व करने में, उसको बेचने में, उसको MSP की जो दुकानें हैं वहां तक पहुंचाने में, गोदाम तक ले आने में, तो पूरी कॉस्ट आती है उसकी, आती है 44 पर kg, 44 रुपीज पर kg। लेकिन इथेनॉल संयंत्र को बिक्री मूल्य पता कितना चल रहा है? 23। फायदा किसका? प्राइवेट कंपनीज का। सरकार का पर्सपेक्टिव क्या? सरकार पर्सपेक्टिव ये बोल रही है कि अगर हम सस्ता देंगे इथेनॉल तो कंपनीज प्रोत्साहित होंगी इथेनॉल बनाने के लिए। अगर हम उनको सस्ता क्या दे देंगे, धान या चावल दे देंगे, तो सब पूछ रहे हैं कि सब्सिडी तो लोगों के लिए थी, ये कंपनीज के लिए सब्सिडी क्यों प्रोवाइड कर रहे हो आप? आपकी कॉस्ट तो निकालो। कॉस्ट किससे निकालोगे? फिर आप कॉस्ट निकालोगे आप जनता से, टैक्स देखते हुए, ठीक है। अब माइंड के जो स्क्रू थोड़ा सा जंग लग चुकी है ना, उनको ऑयलिंग करना स्टार्ट करो। पर्सपेक्टिव समझो सब चीजों का, पक्ष का, विपक्ष का, ट्राइंगल वाला थर्ड पर्सपेक्टिव भी समझना, इन चीजों को समझते हैं। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट फिर से उभर गई। तो बोलो तुम कॉस्ट किससे निकालोगे? तुमने 23 पर kg हिसाब से बेच दिया और 44 तुम्हारी कॉस्ट आई थी। कॉस्ट तो तुम टैक्स से निकालोगे यानी जनता ही से निकालोगे, तो हमको क्या मिला? ठीक है, हमको तुमने लूट लिया। तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी प्रमुख नीतियां क्या है? खुली खरीद व्यवस्था है, कितनी ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है। MSP 2025-26 का देख के चलते हैं। 2369 रुपए क्विंटल लिया था इन्होंने। कई राज्यों में MSP से अधिक मूल्य देते हैं, कैसे? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, ठीक है। 40% तक, 20% तक मुफ्त तथा अत्यधिक मूल्य पर बिजली। अब इसके लिए हम बिजली भी सस्ती देते हैं किसानों को कि आप चावल उगाओ, तो उसमें भी घाटा हो रहा है सरकार को घाटा नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है जनता। चावल चले जाएंगे
वो कंपनियों तक पहुंच जाएंगे। मुफ्त एक मौसम में 25 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है धान के लिए, मुफ्त बिजली भूजल के लिए अत्यधिक दोहन को बढ़ावा देती है, यूरिया पर सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, किसानों को तो मिल रही है, लेकिन किसानों से तो फिक्स है, एमएसपी ले लिया जाएगा, लेकिन उसका जो कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो जनता पर वापस आ जाएगा। अब इथेनॉल मिश्रण का कार्यक्रम क्या है? देखो, कार्यक्रम स्वयं में गलत नहीं है, 20% का जो लक्ष्य है वो गलत नहीं है, गलती है फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करने की। जब 2030 तक हम उसको टारगेट कर रहे थे तो क्या जरूरत थी 2025 नहीं करने की? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जैसे ब्राजील ने दिया था, जैसे जापान ने दिया था, ठीक है, लेकिन इथेनॉल उत्पादों के लिए एफसीआई के चावल से मात्रा में कच्चा माल लेना अनिवार्य करना उचित नहीं, यानी उनके लिए अनिवार्य कर दिया है कंपनियों के लिए, कि सॉरी एफसीआई के लिए, कि आपका जो कच्चा माल होगा चावल का, आप किसको दे दोगे? कच्चा माल लेना अनिवार्य करना उचित नहीं, अनिवार्य नहीं कर सकते आप कंपनियों के लिए, आप एफसीआई से आप चावल लोगे, या एफसीआई से हो सकती है आप उनको चावल दोगे, अनिवार्य नहीं करना चाहिए। उद्योग को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई मक्का, गन्ना या चावल में से कई उपयुक्त फीडस्टॉक चुने, ठीक है। एफसीआई की 44 केजी लागत वाले चावल को 23 केजी पर बेचना उचित है ही नहीं, कॉस्ट जनता उठाएगी। और इस पर आपने देखा कितने भी इंटेलिजेंट पॉडकास्ट हो रहे हैं, कितनी भी फैक्चुअल बातें हो रही हैं इथेनॉल पर, किसी ने इस पॉइंट पर बात की? इस पर बात की इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में, ठीक है। जिसको किसी ने पढ़ लिया तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो तो मजे में है, चल रहा है सब जैसा वो उसमें मोबाइल में देख लेते हैं यूट्यूब पर, वैसे समझ में आता है। वो प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है, प्रॉब्लम से ऑप्शंस नहीं दे रहे हो आप। प्रॉब्लम है कि आप जो पुरानी गाड़ियाँ 2015 में जिस गरीब ने जो आज गाड़ी लेने के लिए सोच नहीं सकता, क्योंकि उस पर पुरानी गाड़ी है वो चला रहा है, जिसको अपने घर चलाना है, क्योंकि वो बाइक नहीं ले सकता, क्योंकि उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसकी बाइक तो खराब होगी ना, क्योंकि वो कंपेटेबल नहीं है इंश्योरिटी के लिए। प्रॉब्लम ये है। धान उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव क्या होते हैं? बहुत सारे पर्सपेक्टिव निकलेंगे इसमें। एक और देखो, 4000 लीटर जल की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम चावल के उत्पादन के लिए। और सर ये तो सर धान पर हो रहा है, इसमें इथेनॉल की गलती क्या है? इथेनॉल की होता है गलती क्या? जैसे इथेनॉल प्रोडक्शन को हम प्रोत्साहन कर रहे हैं, किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा इसके लिए कि हम धान को ही प्रायोरिटी दें। जिस तरीके से धान को और गेहूं को बढ़ावा मिला था एमएसपी के थ्रू, आप जब एमएसपी के टॉपिक है, जब भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में, तो आपने कमियों में पढ़ा होगा कि एमएसपी की कमियों में पढ़ा होगा कि हमने क्या किया है, कुछ विशेष फसलों को एमएसपी देकर हमने उन विशेष फसलों को प्रोत्साहन दे दिया, जिससे उनकी क्या ज़्यादा पैदावार होती है, और उनको पैदावार कर लिए। जैसे पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, जल की कमी हो चुकी है सिर्फ इस धान उत्पादन के कारण। और वही एज इट इज जो कारण बनेगा, जो नेगेटिव पॉइंट है, वो है इथेनॉल का। इथेनॉल प्रोडक्शन को आप प्रोत्साहन देते हो तो किसानों को प्रोत्साहन मिलता है, किसानों को प्रोत्साहन मिलता है तो वो धान का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, तो धान का उत्पादन ज़्यादा करेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा। और जल भंडारण में पहले से इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी है, सूखे प्यास से मर गए थे हम इस टाइम पर 2026 में, अभी पानी बरसना शुरू हुआ है। अभी एक और पर्सपेक्टिव आपका, एक और नट बोल्ट खोलते हैं माइंड का, कि आप एक चीज तो भूल ही गए, धान को जब आप उत्पादन करते हो तो मीथेन उत्पादित होती है। और ये आपका मेंस में आया, आपका प्रीलिम्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि क्या है, धान की रुपाई से क्या है, मीथेन उत्सर्जित होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, CO2 की तुलना में 25 गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन इनडायरेक्टली भी क्या बढ़ा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज, यानी वायु प्रदूषण जो बोलना जा रहे हो वो बढ़ा रहा है। अब जरूरत है इन सभी पर्सपेक्टिव को सोचकर पॉलिसी बनाने की, लेकिन लोग काम कर रहे हैं खुद के लिए। इसके लिए फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है। अब आपको पता होने, देखो आपने प्रॉब्लम्स देखने की, ये क्या हुआ, ये चीजें लेखक द्वारा सुझाया सुधार क्या है, ये पॉइंट्स आप एक एक देख लेना। एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस समाप्त किया है, एक्स्ट्रा बोनस मत दो एमएसपी पर, ठीक है। सभी राज्यों के लिए कुल उत्पादन का 40% से अधिक सरकारी खरीदना की जाए। उससे पता क्या होता है, अनाज रखा क्योंकि हमारे पास भंडारण सुविधा अच्छी नहीं है, आज भी बन रहा है, पिछले 10 सालों में अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी नहीं है कंप्लीट। इथेनॉल संयंत्रों के लिए एफसीआई के चावल का उपयोग अनिवार्य ना बनाया जाए। इथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का बेहतर विकल्प हो सकता है। पीडीएस में निःशुल्क खाद्यान्न केवल अंत्योदय लाभार्थियों तक सीमित किया जाए, अंत्योदय यानी सभी को नहीं दिया जाए। अन्य लाभार्थियों से कम एमएसपी का आधा मूल्य लिया जाए। जल संरक्षण हेतु डाइट सीड राइस को बढ़ावा दिया जा सकता है। धान के लिए भी अलग अलग चीजें
अलग अलग तकनीकों का यूज़ किया जाता है धान को उत्पादन करने हेतु। मे बी मैंने शायद पढ़ाया हुआ भी है, एज इट इज़ मैं बता नहीं सकता अभी मैंने किस क्लास में पढ़ाया, लेकिन मैंने पढ़ाया हुआ है कि धान के लिए 2 से 3 तकनीकों का यूज़ किया जाता है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि मैंने इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाया हो। ठीक है, मैं किस दिन और पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना, कमेंट कर देना जब जरूरत पड़े। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। बस देखो, आप ही हो, आप कहोगे वही मैं करूंगा। ठीक है, तो आप बोल दिया करो जब आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है, तो उस टॉपिक की मैं क्लास आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। हो सकता है अभी लेट हो जाऊं, थोड़ा बहुत हो जाता हूं कभी कभी लेट, लेकिन दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज निकल के आई है आपकी। ठीक है, हाँ, व्हाट्सएप यूजर नेम, आपने सभी को सुना होगा। व्हाट्सएप यूजर नेम ने क्या दिया था, पहले एक ऑप्शन दिया था कि जैसे यूजर नेम से हम टेलीग्राम पर किसी से कनेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, उसी तरीके से व्हाट्सएप ने यूजर नेम निकाल दिया था। उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया था ये काम। पता क्यों? अभी हमको क्या करना पड़ता है, जैसे हम फोटोकॉपी की दुकान पे गए, उसने बोला कि व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप करोगे तो उसका नंबर सेव करना पड़ता है, हम उसको मैसेज करते हैं तो हमारे नंबर उस पर चला जाता है। रियल बात है। तो गर्ल्स के लिए और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वॉइस के लिए प्रॉब्लम है, गर्ल्स के लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो कि यूज़र नेम यूज़ करो, आपका नंबर उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन इस यूज़र नेम जब स्टार्टिंग व्हाट्सअप ने किया तो उसने क्या बोला, यूज़र नेम कोई भी सर्च करके यूज़र नेम आप डालो और आप उसको मैसेज कर सकते हो। तो प्रॉब्लम बताओ क्या हो गई, उल्टा दिक्कत हो गई। यूज़र नेम डाला किसी ने, मन से डाल दिया, किसी लड़की का नाम डाल दिया या किसी महिला का नाम, पर उसको मैसेज कर रहा है डायरेक्ट। उसके पास नंबर ही नहीं था, तब भी वो मैसेज कर सकता है, परेशान कर सकता है, स्टॉकिंग कर सकता है। लेकिन व्हाट्सअप ने अपडेट वर्जन उसका निकाला, तो अपडेट वर्जन बताओ उसने क्या किया, उसने यूजर नेम जब आप सर्च करोगे, या एग्जैक्ट यूजर नेम आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट यूजर नेम का पता मतलब क्या होता है, जैसे टेलीग्राम का है, एग्जैक्ट यूजर नेम अगर आपको नहीं पता है तब तक आप उस पर्सन को मैसेज नहीं कर सकते हो। और यूजर नेम के साथ आपको उसका पिन पता होना चाहिए। अगर आपको उसका पिन पता है तभी आप उसको मैसेज कर सकते हो या उससे मैसेज प्राप्त कर सकते हो। तो बस यही है, कैसे काम करेगा मैंने आपको बता दिया। पिन सुरक्षा सुविधा मैंने आपको बता दी। सरकार की प्रमुख चिंताएं क्या हैं वो मैंने आपको समझा दिया, आप खुद समझ गए। प्रतिरूपण का जोखिम है, मेटा का पक्ष क्या कहा उसने ये बोला, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं, बाकी सभी ये चीजें वो हैं। मैंने आपको सिंपल भाषा में ही समझा दिया, और एकदम पढ़ लेना, जो समझ में ना आए मुझे बता देना, बाकी मैं सभी चीजें पढ़ा चुका हूँ। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन यूपीपीसीएस प्लान वालों ध्यान से देख लेना, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT आउटपोस्ट सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन किया है। लंबा वर्ड हो गया, थोड़ा सा पढ़ लेना, रट लेना। मोदी जी ने कहाँ किया है, किस जगह किया है, गुजरात के सानंद में। अब सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनना है, क्लस्टर का मतलब क्या है, यूनिट्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्री समझ लो बस, सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में समझो। अब हम सिर्फ चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम चिप्स असेंबल यही करेंगे। देखो, चिप्स का जो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनसे वो बनती है, खनिज वगैरह से बनता है, वो हम इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में है ही नहीं। लेकिन जो चिप्स हम डायरेक्ट चिप्स खरीदते थे उसकी असेंबली हम इंडिया में ही करेंगे, उनकी पैकेजिंग हम ही करेंगे, उनका टेस्टिंग भी हम ही करेंगे। इससे पहले हम अदर कंट्रीज पर इस पर डिपेंडेंट थे। भारत का सेमीकंडक्टर अभियान क्या है, भारत में सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स तेजी से विकसित किए जा रहे हैं, रोजगार सृजन और आर्थिक परिवर्तन को आधार बताया जा रहा है। इससे क्या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव मिलेगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे इनको, हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी भी कमी होगी, यानी गरीबी में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन, भारत पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का निर्माण कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाएगा, कंपोनेंट्स भी यहीं तैयार करेगा और सेमीकंडक्टर्स भी यहीं बना रहा है, यानी सभी चीज़ें यहीं पर बनाएंगे हम। अब हम डिपेंडेंट, यानी याद रखो, आत्मनिर्भर भारत 2047 का लक्ष्य यहाँ पे पूरा करना है हमको। जब भी चीज़ें पढ़ा करो, अपने पॉलिटिकल थॉट साइड में रख के पढ़ा करो। कभी भी यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किसी भी पार्टी को, किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो, लेकिन एक एज अ मैच्योर एस्पिरेंट, एक अच्छा अभ्यर्थी, एक समझदार अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो किसी पार्टी का समर्थन करेगा नहीं, वो समर्थन करेगा देश हित पर, नेशन के लिए सबसे बेस्ट होगा, राष्ट्र हित के लिए सबसे अच्छा होगा, जो काम अच्छा होगा उसको बढ़ावा देगा, जो कार्य गलत होगा उसका विरोध करेगा, चाहे वो किसी पार्टी संबंधित हो, चाहे वो किसी राज्य में किसी की सरकार हो। अलग अलग राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकार है, वो किसी पार्टी संबंधित कार्य नहीं करेगा। अब साइड चलते हैं। सेमीकंडक्टर क्लस्टर केवल गुजरात के सानंद, गुजरात का सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों में विकसित किए जा रहे हैं। अब
वही बेसिक चीजें हैं कि समय रेखा क्या है, 2024 से लेके अब प्रारंभ कर दिया गया है इसका वाणिज्यिक उत्पादन। पता है इंपोर्टेंट क्या है, उत्पादन क्षमता हमारे जो लक्ष्य है, वर्तमान क्षमता हमारी 20 करोड़ प्रति वर्ष है इसको बनाने की। कंपनी का लक्ष्य है वो क्या, 500 करोड़ से अधिक प्रति, यानी पर डे हम 1.5 करोड़ से ज़्यादा हम चिप्स बनाएंगे। इससे क्या होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉवरेनिटी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संप्रभुता पर जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, उससे भी हमको इससे बढ़ावा मिलेगा उसके लिए। बाकी यही चीजें हैं। और इसके लिए भारत ने क्या क्या किया है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज किए, किस किस के साथ, सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, ओमान के साथ, स्विट्जरलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन के साथ। इसीलिए ठीक है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट आए। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज क्या होती है, नाम से समझ जाओ, द्विपक्षीय। हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे यहाँ की कंपनीज वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके यहाँ की कंपनीज या आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको बोलते हैं बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। किस किस कंट्रीज के साथ की हैं, ये आप कंट्रीज के नाम लिखे हुए आपको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जस्ट सेकंड, चल रहा है क्या ये, हाँ चलो भाई ये चीजें। अब भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता हुआ है, वही बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, नाम से समझ गए होंगे क्या है। इंडिया ने 5 जुलाई से प्रभावी कर दिया है। इंडिया और इजराइल के बीच में क्या हुआ था कि 2023 में हमने साइन किया था, यह 5 जुलाई अभी 10-15 दिन पहले ये स्टार्ट हो चुका है, यानी प्रभावी हो चुका है। इसमें क्या होगा, जो निवेशक हैं उनको कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी दोनों देशों में, दोनों देशों के कंपनीज को या उनके मालिकों को। दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देना है, अच्छी चीजें होती है वही है। समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इजराइल के साथ है। दोनों देशों के निवेशों को संरक्षण, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन मिलेगा, द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, वही अच्छी बात है। अब एक चीज समझो, भारत ने इजरायली निवेशकों के लिए लोकल रेमेडीज एग्जॉशन पीरियड, स्थानीय कानूनी उपचार अवधि को घटाकर 5 साल से 3 वर्ष कर दिया गया। ये है क्या, कोई इन्वेस्टर इजराइल का पर्सन है, कोई इजरायली इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है, कोई केस हो जाता है उसके ऊपर, तो पहले क्या होता था, उसको 5 साल हमारे यहाँ के कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में ही उस केस पर लड़ना पड़ता था, यानी वो 5 साल तक किसी इंटरनेशनल कोर्ट या अपने इजराइल के कोर्ट में नहीं जा सकता था, क्योंकि वो यहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको यहीं पर कोर्ट में लड़ाई करनी है 5 साल तक। ठीक है, उसके पास ऑप्शन नहीं था कि 5 साल से पहले वो इंटरनेशनल कोर्ट चला जाए। अब उसके पास ऑप्शन है कि आप 3 साल तक यहाँ पे उस केस पर काम करके देखो, उस पर चीज़ों को देखो अच्छे से, अगर आपका सॉल्व हो रही है वो प्रॉब्लम तो आप उसको करो, अगर नहीं हो रही है 3 साल में तो आप कहाँ जा सकते हो, आप जा सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्या है, 3 वर्ष के भीतर, जो मैंने आपको बताया। बायलैटरल, भारत की पहली बायलैटरल एग्रीमेंट किसके साथ था, या इजराइल के साथ क्या था, 2016 का मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर आधारित पहला द्विपक्षीय समझौता है क्या, 2016 वाला। अब इन्वेस्टमेंट से बढ़ता क्या है, बेसिक चीजें तो आती है ना यूपीएससी के एस्पिरेंट तो आपको, ठीक है, स्टैटिक तो पढ़ा ही है ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, इंफ्रा बढ़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करेंगे, दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अच्छी अच्छी चीजें बस, ठीक है, और आपकी जीडीपी तेजी से ग्रोथ होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी, पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे होंगे। और अन्य निवेश समझौते हमारे किस किस के साथ हुए हैं, सऊदी अरब के साथ, कतर, ओमान, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन। चलो भाई, अब ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस का, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, हाँ इंडियन एक्सप्रेस का था। उन्होंने बोला है क्वाड जो हमारे 4 देशों का था, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इसमें जो यूएसए है वो अब कुछ अलग रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। जैसे क्वाड की बहुत दिनों से मीटिंग नहीं हुई है, लेट में अमेरिका द्वारा क्वाड समिट आयोजित ना करने और इंडो पैसिफिक कमांड को पुनः पैसिफिक कमांड यानी प्रशांत नाम दिया, कमांड नाम दिया। जैसे इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर यानी हिंद महासागर भी और प्रशांत महासागर भी, यानी लगभग 3/4 विश्व ही होगा, कोई अटलांटिक ही 2 बचा, और बचा क्या 2/3 बोल लो, 3/4 बोल लो, ऐसा। तो क्या है, अमेरिका सोच रहा है कि वो हिंद महासागर सर्टिफिकेट खुद का राज्य चाहता है, ठीक है। अब अमेरिका की संभावित नीति परिवर्तन क्या हुआ है, ये कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, बस आपको पता होना चाहिए कि अभी दुनिया में चल के आ रहा है। ये आपके लिखने के लिए नहीं आएगी कुछ भी, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं आपको मेंस के साथ साथ इंटरव्यू भी बता रहा हूँ, तो बस
पर डे क्लासेस को लिया करो जब भी आप क्लास प्रोवाइड हुआ करे, ठीक है। अमेरिका द्वारा क्वाड समिट आयोजित न करने की संभावना है। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम पुनः पैसिफिक कमांड किए जाने की इच्छा का उल्लेख किया गया है अमेरिका के द्वारा। क्वाड की मूल अवधारणा पता क्या थी? ये एक अमेरिकी परियोजना, सब पता क्या समझता है कि अमेरिका ने बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए, नहीं। ये जो परियोजना की जो विचारधारा थी वो किसकी थी पता? किसकी थी? जापान ने रखा था इस विचारधारा को। और जापान ने किसने? शिंजो आबे। शिंजो आबे को आप जानते होंगे, पता है ना? बस प्रस्तुत दृष्टि ने इसकी आधारशिला तैयार की। भारत की भूमिका क्या है? भारत ने क्वाड को स्वीकार किया, साथ ही इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत महासागर के ओपन रूल बेस्ड और मैरीटाइम ऑर्डर, यानी हम एक ओपन सभी के लिए, सभी जहाज जाएं, सभी के लिए स्वतंत्र हैं, नियम आधारित यानी सभी के लिए बराबर रूल्स काम करेंगे, मैरीटाइम ऑर्डर यानी एक समुद्री व्यवस्था हम बनाए रखेंगे, उसके तहत उन्होंने क्वाड को ज्वाइन किया। किसने? इंडिया ने। क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता। बाहर यदि अमेरिका की प्रतिबद्धता में उतार चढ़ाव आता है तो इंडो पैसिफिक की जिम्मेदारी क्षेत्र की प्रमुख मध्य शक्तियों से अधिक आ जाती है, जिसमें इंडिया भी एक प्रमुख है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 3 तो देश ही हैं। अब जापान की बढ़ती भूमिका पता है क्यों? अभी हमारे यहाँ उनकी क्या आई थी? राष्ट्रपति आई थी, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी FOIP को अद्यतन किया है किसने? भारत और जापान ने मिलकर। किस किस पे काम करेंगे? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रेजिलियंट सप्लाई चेन, क्रिटिकल मटेरियल्स और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। बस बाकी चीजें वही हैं कि कैसे कैसे अब तीनों को आगे बढ़ाना है, ये तीनों देश है कैसे उनको मेंटेन करके चलना है इंडिया के साथ, सॉरी USA के साथ। चीन की क्षेत्रीय गतिविधियां क्या है? आर्थिक दबाव बनाता है, वो आक्रामक क्षेत्रीय दावे करता है, वो भले इंडिया के साथ हो या जापान के साथ हो या ताइवान के साथ हो। महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में रणनीतिक सहयोग। हिंद प्रशांत के देशों में चिंताएं उत्पन्न की हैं किसने? चाइना ने। तो चाइना के लिए काउंटर बन के इंडिया को कैसे काम करना है या मिलजुल कर कैसे काम करना, वो चीज। नेक्स्ट है एडिटोरियल, नहीं बोलेंगे न्यूज बोलेंगे, इंपोर्टेंट न्यूज ही थी। भारत का सहकारी क्षेत्र श्रमिक केंद्र विकास के मॉडल की संभावना है। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेशन का पता मतलब क्या होता है? एक पर्सन अकेला काम कर रहा है, जैसे 4 पर्सन मिलजुल कर एक कंपनी बना रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, कंपनी को ओपन कर रहे हैं, तो ये होता है कोऑपरेटिव। सबने पैसे मिलाए, बराबर इन्वेस्टमेंट दिया, बराबर नहीं तो किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 5 रुपए, ऐसे करके इकट्ठा करके उन्होंने कंपनी ओपन की। सहकारी मॉडल इंपोर्टेंट पता है क्यों होता है? एक पर्सन कंपनी ओपन करेगा तो हो सकता है उसमें मालिक है क्या, तो उसमें मालिक के तौर पर सिर्फ एक को एम्प्लॉयमेंट मिला है, मालिक के तौर पे। सहकारी मॉडल होता है तो उसमें मालिक 5-6 होते हैं, तो प्रमुख 5-6 को एज द ओनर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब मैंने ये शब्दों को घुमाया क्यों अलग अलग? देखो, अगर मैं आपसे बोलता कि एक सिंगल पर्सन ने कंपनी खोली तो सिर्फ उस अकेले को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अरे सर कैसे? कंपनी में तो सर बहुत सारे श्रमिक काम करेंगे, ऑफिसर्स काम करेंगे, कई लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलता है। इसलिए मैंने शब्दों का यूज किया कि एज अ ओनर। इनकी भी कंपनीज होगी, सेम लोग काम करेंगे, इसमें 250 लोग काम करेंगे तो उसमें भी 250 लोग काम करेंगे, लेकिन इसमें ओनर्स की संख्या बढ़ जाएगी, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो अगर कभी भी सहकारी क्षेत्र रिलेटेड बात आ जाए, कुछ कॉन्सेप्ट स्टैटिक का पूछे जाए, तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन ले सकते हो, यह श्रमिक केंद्रित विकास को बढ़ावा दे सकता है, या सहकारी क्षेत्र श्रमिक केंद्रित विकास को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, सरकार की नई पहल क्या है? 6 जुलाई को इस दिशा में कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने। अब पहले जो कोऑपरेशन था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती थी, कोऑपरेटिव सेक्टर काम करता था, वो काम करता था सिर्फ एग्रीकल्चर पे। आज सरकार ने बढ़ावा दिया है किसको? अब सिर्फ हम पता एग्रीकल्चर पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर काम करेंगे ही, इसके साथ ही पता किस किस पर काम करेंगे? सर्विसेज, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग, आवास, उपभोक्ता सहकारी संस्था, निर्यात। बैंकों पर पहले से काम कर रहे थे, अब और ज्यादा काम करेंगे। बैंकों पर सर कैसे काम कर रहे थे? सहकारी बैंक पढ़ा है कभी? बिल्कुल पढ़ा है सर। डेयरी, सहकारी बैंक, सॉरी सहकारी दुग्ध, सांची की चलती हैं, सांची अगर आपने आसपास कभी कहीं देखी हो तो, ठीक है। जैसे मेरा घर है उसके पास है सांची की एक ब्रांच है जो कि सहकारी समिति से जुड़ी हुई है। सहकारी संस्थाओं को पता चुनौती क्या होती है? अधिकांश सहकारी संस्थाएं आकार में छोटी और बिखरी हुई हैं, इन्हें व्यापक अर्थव्यवस्था से जोड़ना आवश्यक है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य क्या है? राज्यों के साथ सहयोग करे, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करे, टैक्सेशन में इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, मार्केटिंग इनकी करवाए खुद ही, लॉजिस्टिक्स में बढ़ावा दे।
पीसीएस मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है, पीसीएस क्या होता है वहाँ पे आप क्या देख सकते हो। संशोधित कानूनी ढांचे के माध्यम से 25 प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार इनको दिया गया है। किसको? प्रिलिमिनरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से सहकारी बैंकों में। राष्ट्रीय स्तर की पहले क्या स्टार्ट की गई है? राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियां ओपन की जाएंगी। राष्ट्रीय बाजार जैसे कि किसान एनएम सहकारी मूल्य श्रृंखला। बस चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, लिखिए सिंपल सा। अब इंडो पैसिफिक के लिए G-2 रणनीति क्या है? बेसिक इसका पॉइंट्स तो आप अच्छी लैंग्वेज में इसको पढ़ ही लेना, एक एक पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, सभी पॉइंट्स को अच्छे से लिखना। जो इंपोर्टेंट है उसका नोट्स बनाना। नोट्स कैसे बनाना है? क्लास आपको प्रोवाइड हो चुकी होगी आपको अभी तक, या मिल जाएगी आपको आज ही, ठीक है। अब इसका जो क्रक्स है वो क्रक्स बता दूं। इंडो पैसिफिक के लिए G-2 की रणनीति का मतलब क्या है? इंडिया एक देखो, इस कॉन्सेप्ट का यूज आप करोगे ही, करना ही है एग्जाम मेंस में। इंडिया जो नरेंद्र मोदी की हालिया इंडो पैसिफिक यात्रा हुई, इंडो पैसिफिक यात्रा कैसे? वो थाईलैंड गए, अभी वो ऑस्ट्रेलिया गए, वो न्यूजीलैंड गए, ठीक है। अभी वेस्ट में भी गए थे इन चीज़ों, जापान से आई उनकी राष्ट्रपति। अब G-2 उन्होंने पता क्या बोला कि ये अवधारणा है कि हम एशिया के सभी देश मिलजुल कर काम करेंगे, एक प्रतिस्पर्धी तौर पर ना आगे चलते हुए हम काम करेंगे, एक साथ में सहकारिता के लिए, यानी साथ देकर काम करने वालों में हम आगे बढ़ेंगे, ना कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी। चाइना से प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी, उनको काउंटर नहीं करना, उसके हम खिलाफ नहीं आएंगे, बल्कि उसको साथ लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। या वो हमारे काउंटर में भी आ रहा है, यानी हमारे खिलाफ भी जा रहा है, तो उससे मतलब ना रखते हुए हम छोटे छोटे देशों को मिलाकर जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है उनको साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस जो पहले इनिशिएटिव है जो कौन सा G-2, ये स्ट्रेटजी किसकी? जापान की, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की साथ में है, और इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है, ठीक है। तो इंडिया को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो आप बोल सकते हो सर G-2 आप एग्जाम में लिखो, G-2 की स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं। G-2 आपने लिख दिया तो एग्जाम को पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ता है न्यूज़पेपर को अच्छे से। बस अब मैंने क्या बोला था, एक और आगे पॉइंट, इथेनॉल में, ईंधन में इथेनॉल ब्लेंडिंग आगे की राह क्यों चुनौतीपूर्ण है, एक और जानते हैं। और अपने नट बोल्ट हैं जो मंडी के उसको खोलते हैं। भारत सरकार इथेनॉल मिश्रण बढ़ा रही है। 2025 तक का E20 लक्ष्य हासिल हो चुका है, अगला लक्ष्य E25 का है। वर्तमान स्थिति क्या है? 20% मिला रहे हैं, 25% का हमारा लक्ष्य है। चलो E10 से E20 तक का अनुभव हमारा कैसा रहा है? अपेक्षाकृत जल्दी किया गया, जो मैंने बात कर चुका हूँ। वाहन की प्रतिक्रिया क्या है? बदलाव हुआ है वाहनों में, बिल्कुल हुआ है, कोई मना कर ही नहीं सकता। जो मंत्री मना कर रहा है ना कि कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहा है। वो मंत्री का नाम आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं नाम इसलिए ले रहा, केस मुझ पर हो जाएगा, मैं कहाँ तक संभालता फिरूंगा, इतना बड़े इंसान नहीं है अभी अपन। इंजन का व्यवहार बदल रहा है, हल्की स्टार्टिंग समस्या आ रही है। प्रॉब्लम्स क्या है? ईंधन क्षमता, फ्यूल इकोनॉमी उल्लेखनीय कमी है, विशेषकर पुराने इंजनों में इथेनॉल के कारण ऊर्जाओं को नुकसान पहुंचता है। सबसे वैलिड और साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है वो है इथेनॉल जल को आकर्षित करता है। ये चीज मंत्री जी नहीं मान रहे हैं, नहीं मानने दीजिए, लेकिन सच को अस्वीकार करने से सच झूठ नहीं हो जाता, जिससे नमी के कारण कुछ धातु एवं रबर के हिस्सों पर प्रभाव पड़ सकता नहीं, पड़ता ही है। ये साइंटिफिक रिसर्च है। वर्तमान में उपभोक्ताओं के पास विभिन्न मिश्रण वाली ईंधनों में चुनने का विकल्प नहीं, जो मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब एक है ARAI, इसका नाम आपने 100% सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़े से भी एक्टिव होंगे। सरकार ने ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI से परीक्षण कराया है E20 का। उसने परीक्षण पता क्या किया? 8 धातुएं, 6 इलास्टोमर, 4 प्लास्टिक्स पर इसका प्रभाव है वो उसका रिसर्च की है। अधिकांश सामग्री पर E20 जैसा ही पाया गया क्या प्रभाव। कुछ धातुओं में जंग का जोखिम देखा गया है, जंग लग सकती है। उसने भी बोल दिया, देखो वो मना नहीं कर सकता, अगर मना कर दिया तो जनता और भड़क जाएगी। कुछ इलास्टोमर की मजबूती और आयतन में परिवर्तन पाया गया। दीर्घकालिक प्रभाव पर अभी निर्णायक अध्ययन उपलब्ध ही नहीं है, तो जब उपलब्ध हो जाए तब कर देना। E25 अभी मत करना, अभी तो वैसी प्रॉब्लम में है। इथेनॉल का वैज्ञानिक गुण पता क्या होता है? C2H5OH। अब इसकी विशेषता क्या है? बेसिक देख लेना।
बाकी मैं सभी चीज़ बता चुका हूँ। चुनौती क्या है, प्रभाव क्या है, सब मैं बात पढ़ चुका हूँ। कुछ स्पेशल पॉइंट उनको अच्छे से पढ़ लेना, बस यही चीज़ें हैं। लास्ट 2 न्यूज़ बची हैं, इनको देखते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, भारत के बड़े शहरों में अनौपचारिक श्रमिक एवं असंगठित उद्यम हर साल या 1 से 2 साल के बीच में यूपीएससी मेंस और यूपीपीसीएस इससे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पर हमको इनका डेटा यूज करना होता है। नहीं विश्वास है तो आप यूपीपीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस के पीवाईक्यूज जाकर देख सकते हो। मॉसपी की रिपोर्ट कहती है यहीं पर हमारा डेटा मिल गया हमको, तो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि नागमणि मिल गई, सांप की मिल गई हमको। अनुसार भारत के 46 सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 2025 में लगभग 1.98 करोड़ अनौपचारिक श्रमिक कार्यरत थे। अनौपचारिक औपचारिक का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, संगठित असंगठित का मतलब मैंने आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। ग्रेटर हैदराबाद में सर्वाधिक अनौपचारिक श्रमिक तथा कोलकाता में सर्वाधिक असंगठित उद्यम दर्ज किए गए हैं। सिटीज का नाम आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। पता होना चाहिए कि अनौपचारिक जो रोजगार है जो अभी भी बहुत ज्यादा है, यानी श्रम है वो ज्यादा है। अनौपचारिक प्रॉब्लम क्या है ये आप स्टैटिक में पढ़ोगे या किसी दिन न्यूज में आ गया ना तो मैं ही पढ़ा दूंगा प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है। इससे बेसिक समझ लो। कंपनी में जाओगे पीएफ मिलता है, आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, आप रिलीविंग ले सकते हो, आप जैसे महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिल जाती है वो मिल जाती है। क्या अनौपचारिक में ऐसा होता है? छोटी सी दुकान पे आप काम कर रहे हो 1500 2000 रुपये में, 6000 रुपये में, 10,000 रुपये में, क्या वो आपको लीव देगा? नहीं, वो आपको नौकरी से निकाल देगा। वो आपको बिना नोटिस पीरियड की नौकरी से निकाल सकता है, आप छोड़ सकते हो। लेकिन फॉर्मल रोजगार में ऐसा नहीं होता है, वो आपको विदाउट परमिशन के आपको निकाल नहीं सकता। आपको बताना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपको वो क्यों निकालते हैं, और विदाउट आपको 1 से 2 महीने के नोटिस पीरियड के वो बिना निकाल ही नहीं सकते। आप रेजिग्नेशन देते हो तो आप ये नहीं हो सकते मैं आज ही छोड़ रहा हूँ, आपको भी 1-2 महीने रिलीविंग लेनी होती है। ये आपको पता होगा अगर आपकी फैमिली में से कोई हो, ठीक है। तो औपचारिक अनौपचारिक में डिफरेंसेस कैसे होते हैं ये चीजें हैं। 46 सबसे अधिक जनसंख्या में कितना 1.98, इनमें लगभग 52 लाख महिलाएं यानी 26% महिलाएं हैं। तो प्रॉब्लम देखो दोनों चीजें हैं, रोजगार में सम्मिलित हैं तो रोजगार में सम्मिलित होना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि 52 लाख महिला अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। अनौपचारिक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, औपचारिक क्षेत्र में समस्याएं हैं लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में समस्याएं उससे कई गुना ज्यादा हैं। वहां पर उनको ना सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ना राजनीतिक सुरक्षा मिलती है, ना आर्थिक सुरक्षा मिलती है महिलाओं को। और सामाजिक सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुद की प्राइवेसी, प्राइवेट लाइफ की भी सिक्योरिटी, निजी जीवन की भी सुरक्षा नहीं मिलती है। 46 शहरों में 39 लाख असंगठित प्रतिष्ठान इस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी बिजनेस चल रहे हैं। ये देश के कुल असंगठित प्रतिष्ठानों का लगभग 39% है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूर लोग, वो कर रहे हैं ग्रेटर हैदराबाद। और सबसे ज्यादा जो बिजनेस है अनौपचारिक क्षेत्र वो कहाँ है? कोलकाता में है, ठीक है। ये डेटा दिया हुआ। महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? सबसे अधिक महिला भागीदारी पता कहाँ है? सूरत में 41.4% और श्रीनगर में 40%। और सबसे कम महिला भागीदारी कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ? असंगठित क्षेत्र में यानी अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की। किस शहर में है आपको पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको रट लो, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं इससे बोल दिया, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देना। अब आपको पता लग रहा होगा कि मैं सभी को नहीं बोलता। पहली बार मॉसपी ने भारत के बड़े शहरों के लिए विस्तृत सांख्यिकी प्रोफाइल जारी की है। अगर पहली बार किया है तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बेसिक आइडिया इसका होना चाहिए। शहरों में भिन्नता का कारण क्या होता है? अलग अलग शहरों में अंतर क्यों है? आर्थिक संरचना मतलब किन्हीं शहरों में इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, किन्हीं क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। औद्योगिक संरचना एज इट इज, स्थानीय परिस्थितियाँ, हो सकता है कहीं पर इंडस्ट्रीज अच्छी हैं लेकिन वहां पर रहने लायक जगह ही नहीं है या लोग रहना नहीं चाहते। जैसा कि असम का बर्निहाट एरिया, हर कोई नहीं रहना चाहेगा क्योंकि लंग्स ही खराब हो जाएंगे, 5 साल में बीमारी हो जाएगी, निपट जाओगे। रोजगार उपलब्धता, यही चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक आइडिया बस, ठीक है। अब लास्ट न्यूज है आपकी उड़ान योजना का अगला। अब ये उड़ान योजना क्या थी? ये पुरानी योजना है, आपको पता होना चाहिए उड़ान योजना क्या है। और हाल ही में न्यूज में अब
मोदी जी पहले कैसे आ जाते हैं। सच बताऊं, मैं कभी भी कोई चीज देता हूँ ना, मोदी जी ChatGPT मोदी जी का फोटो पहले लगा देता है नोट्स पे। मोदी जी को इतना फोटो शूट नहीं करवाना चाहिए, थोड़ा सा काम ही कर लेते, जनता ही खुश हो जाती थोड़ी बहुत, पर जनता परेशान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, जोधपुर में उन्होंने टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। उड़ान योजना के लिए अगले चरण की घोषणा की है। अगले चरण के लिए 29,000 करोड़ का प्रावधान किया गया क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए। अब इसमें है क्या, उड़ान योजना बेसिकली है क्या, उसको देखते हैं। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी पहली उड़ान शिमला से हवाई चप्पल से हवाई जहाज की अवधारणा के साथ प्रारंभ हुई। यानी हवाई चप्पल सभी लोग जानते होंगे, 100 रुपये वाली चप्पल, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, यानी एक गरीब इंसान भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। ये इस पर मूवी भी बनी है, आप अगर जानते हो तो। सूर्या, साउथ का एक्टर एक सूर्या, उन्होंने बनाई है, और एक अक्षय कुमार ने, इसी पर बेसिस है वो। ये योजना तभी शुरुआत की गई थी, उड़ान, ठीक है, उसी से संबंधित यू मूवी है वो। उड़ान योजना क्या है, हवाई यात्रा को अफोर्डेबल बनाना, हवाई यात्रा को एक्सेसिबल बनाना, सुलभ यात्रा बनाना, और विशेष रूप से सामान्य नागरिकों को हवाई यात्रा जोड़ना। यानी ये पहले क्या होता था, 20 से 25 साल पहले सिर्फ वीआईपीज लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वही सिर्फ अफोर्ड कर सकते थे इन फ्लाइट्स को। अब आम आदमी भी कर सकता है। उसके लिए एक योजना है उड़ान योजना। इसके लिए छोटे छोटे रूट्स के लिए भी क्या चलाई जाती हैं, फ्लाइट्स चलाई जाती हैं। उड़ान योजना की उपलब्धियां अभी तक क्या हैं, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। मैं सरप्राइज में होऊंगा अगर उड़ान योजना से क्वेश्चन आ जाए तो, भले यूपीएससी मेंस है या यूपीपीसीएस मेंस है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यूपीपीसीएस मेंस में आने की। तो उड़ान योजना की आपको उपलब्धियां पता होना चाहिए और आपको डेटा याद होना चाहिए। 669 यानी 669 रूट्स संचालित किए गए हैं अभी तक। 95 एयरपोर्ट्स और हेलीकॉप्टर से वाटर एयरड्रोम्स सक्रिय किए गए हैं, और 1.66 यानी 1,66,00,000 से अधिक यात्रियों को लाभान्वित किया गया है अभी तक। उड़ान योजना का अगला चरण क्या है, हमने 29,000 करोड़ को क्या दिया है, इस पर खर्च करने के लिए बोल दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अगले चरण का प्रमुख उद्देश्य क्या हमारा, रीजनल एयर कनेक्टिविटी यानी क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार। जो हमने अभी क्या किया है, जो रूट्स हैं इनकी संख्या बढ़ा देंगे। जहां पर हवाई अड्डे नहीं है वहां पे हम हवाई अड्डे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, सिर्फ यात्रियों के लिए भी नहीं, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों का, फूड प्रोसेसिंग, अगर आपने पढ़ी होगी, टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, फूड प्रोसेसिंग का भी हिस्सा इसमें आगे बढ़ सकता है। जैसे कोई महंगी मशरूम है, वो उसको ले जाना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि लंबे समय तक वो नहीं बचती है। तो उसको या तो कोल्ड स्टोरेज के रूप में ले जाओ, या उसको हवाई यात्रा से सीधा ले जाओ, कहाँ तक, दूसरे शहरों तक। निवेश कैसे कैसे होगा वो मैंने आपको बताया, ये निवेश ऐसे होगा। ये याद मत करना कितने का निवेश करना है, ये तो आपको आइडिया होगा ना कि इसको याद नहीं करना होता है, बस आपको बेसिक आइडिया होगा कैसे कैसे ये खर्च होगा, ठीक है। क्लास थोड़ी लेट हो गई थी, 20 तारीख को मिल रही है आपको 8 तारीख वाली क्लास, 12 दिन लेट हैं। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसका जो भरपाई है वो मैं कर सकूं। मैं सरकार तो नहीं हूं कि मैं आपकी जो सुनवाई है उसको नज़रअंदाज कर दूं। आपके मन की जो आवाज़ें उठ रही है, जो मुझको मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, सर क्लासेस नहीं आ रही हैं, तो मुझे तो सुनना पड़ेगा। देखो मैं तो अकाउंटेबल हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, सरकार जनता के लिए हो या ना हो, मैं तो अकाउंटेबल हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज तो कर दिया करो, कमेंट तो कर दिया करो कि क्लास समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग यस सर कुछ तो किया करो। मैसेज नहीं करते हो आप लोग, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे 9 तारीख से लेके 12 तारीख वाली क्लास में। हाँ, और एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 1 से लेके 8 तारीख का नोट्स अभी प्रोवाइड हो जाएगा आपको। कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, पहले 3 क्लासेस की मिलती थी, यानी 9 दिन की मिलती थी, इस बार 8 दिन की कर दी गई है। वो थोड़ा सा क्लासेस का 4-4 दिन का हो गया है ना, उसकी वजह से। बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे, मैंने पहले भी एडजस्ट कर दिया था, अब एडजस्ट कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। और अगली जो नोट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 18 तारीख तक का या 16 तारीख वाला। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख का नोट्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, प्रोवाइड होती हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में काम नहीं करे तो टेलीग्राम पर चले जाना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।